उत्तर प्रदेश के करते हैं। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका देने के बाद बागी विधायक अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सपा के लिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं। ये उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे रामलला के दर्शन के लिए सपरिवार अयोध्या पहुंचे थे। प्रभु राम के दर्शन के बाद विधायक मनोज पांडे ने कहा उन्हें सपरिवार प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के रामचरितमानस पर सवाल उठाने और गलत बयान देने के सवाल पर मनोज पांडे ने कहा जिन लोगों ने सनातन और धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया है उनका समूल नाश हो गया। भगवान प्रभु राम के ऊपर हमला हो, भारत माता के ऊपर हमला हो, सनातन पर हमला हो, ये अधिकार न भारत के संविधान में और न एक स्वस्थ और सभ्य समाज में किसी को दिया गया है। जो इसका अपमान करेगा, जो गलत टिप्पणी करेगा, उसका अस्तित्व समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। मनोज पांडे के अलावा क्रॉस वोट करने वाले एक और पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह भी प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला का दर्शन करने से रोका गया। अभय सिंह ने कहा कि हम सभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, पर हमें इसके लिए निमंत्रण नहीं मिला। इस पर हमने विधानसभा अध्यक्ष से प्रार्थना की कि हमें अयोध्या ले चलें। समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दलों के विधायक अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। हमें रोका गया था, ये कष्ट देने वाला था। जब भगवान राम के दर्शन के जाने के लिए बात हुई तो उसके लिए भी रोक दिया गया दल की तरफ से। ये बहुत दुखद रहा और इस दुख को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत से विधायक हैं। तो भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं। संजोग से हम लोग उसी खानदान परिवार से अपने आप को मानते हैं कि हम उन्हीं की पीढ़ियों में से हैं और हम लोगों के लिए अगर इस तरीके से प्रतिबंध लगता है या न जा पाएँ, दर्शन करने ना आ पाएँ, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता मनोज पांडे ने अपना दल कामेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। मनोज पांडे ने कहा कि उनका भी काम नहीं बन पाया है। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कहां खड़ा होना चाहिए और कहां क्या बोलना चाहिए। हमने उनका भी काम नहीं बन पाया है। उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है। तो वो उनकी किसी बात पर हमको कोई जवाब नहीं देना। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। मनोज पांडे और अभय सिंह की क्रॉस वोटिंग एक बड़ी वजह थी जिसके चलते अखिलेश यादव को राज्यसभा चुनाव में करारा झटका लगा। मौके दर मौके मनोज पांडे और अभय सिंह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमले कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही नेता औपचारिक रूप से बीजेपी के खेमे में नहीं आए हैं, लेकिन इन दोनों ही नेताओं की तलखी और तेवर ये बताने और जताने के लिए काफी हैं कि ये जल्द ही टीम बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात ज्ञानवापी की कर लेते हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई मुस्लिम पक्ष की उसी याचिका पर होने वाली है जो याचिका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जो स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए ज्ञानवापी के भीतर पूजा करने की हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती देने वाली अर्जी भी खारिज की थी जो हाईकोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया, जिसके बाद से हिंदू पक्ष की ओर से ब्यास तहखाने में नियमित पूजा पाठ की जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में साफ सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट देखी जा रही है। ऐसे में बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की कर लेते हैं, जिसकी यूपी में एंट्री हो चुकी है। दरअसल एआईएमआईएम यूपी में 7 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कर चुकी है और इसमें जो 7 सीटें हैं वो मुरादाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। रिपोर्ट देखें। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। बिहार के बाद ओवैसी को लगता है कि यूपी में भी उनकी पार्टी खाता खोल सकती है। ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। वो 7 सीटें जिन पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है वो है फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां इस जोर आजमाइश में लगी हैं कि कैसे भी इस चुनाव में उनकी पार्टी जनता के बीच पहुंचे और वोटर्स को अपने पाले में करे। ओवैसी के इस फैसले से यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इस बात के कयास काफी वक्त से लगाए जा रहे थे कि ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है, बाकी हमारी बातचीत चल रही है। आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। यूपी से इतर ओवैसी बिहार को लेकर भी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। ओवैसी की नजर सीमांचल इलाके में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार लोकसभा सीटों पर है। यहां ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। ये चारों मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां 30 से 60% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं। बिहार के अलावा ओवैसी की नजर बंगाल और झारखंड पर भी है। सियासी गलियारों में चल रही खबरों की माने तो ओवैसी की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी राज्य की 2 से 3 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट लड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किसानों का दिल्ली कूच वाला आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन के 29 तारीख तक दिल्ली पर ब्रेक लगाने के बाद अब आज नई रणनीति का खुलासा जो है वो किसान संगठनों के द्वारा किया जाना है कि क्या वो पंजाब से अब दिल्ली कूच करेंगे या फिर रणनीति कुछ और होगी।